कक्षा 8 का जो चैप्टर है किशोरावस्था की ओर, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को उत्तर सहित डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन न हो तो उन्हें थायरोक्सिन की कमी से कारण कौन सा रोग हो जाएगा। पहले बात तो ग्वाइटर रोग हो जाएगा, इसको बोलते हैं गलगंड या घेंगा रोग। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि घेंगा रोग क्यों होता है, तो उसका उत्तर भी आप ये देंगे। तो थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। मतलब यदि शरीर में आयोडीन की मात्रा की कमी हो जाएगी तो थायराइड ग्रंथि जो गले में होती है उससे थायरोक्सिन हार्मोन पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाएगा। जब यह पर्याप्त मात्रा में नहीं बनेगा तो शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी और जिससे जो है गला, व्यक्ति का गला फूल कर सूज जाता है, जिसको बोलते हैं ग्वाइटर या घेंगा रोग। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए। अब देखो ये हार्मोन उसका उत्तर है, लेकिन परिभाषा अपने को याद रखनी है। हार्मोन किसे कहते हैं? तो हार्मोन किसे कहते हैं? शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी जो ग्रंथियाँ होती है उनके द्वारा जो निकलते हैं पदार्थ, उनको क्या कहते हैं? हार्मोन। तो क्या डेफिनेशन बताएंगे आप कि शरीर में उपस्थित अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले पदार्थ हार्मोन कहलाते हैं और इनकी वजह से शरीर में विभिन्न प्रकार के क्या देखने को मिलते हैं? परिवर्तन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो किशोरावस्था की डेफिनेशन क्या है? तो जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। या फिर आप किशोरावस्था किसे कहेंगे? तो 11 साल की उम्र से लेकर के 18 या 19 साल की उम्र के बीच की जो अवस्था है उसको हम किशोरावस्था कहते हैं। और किशोरावस्था के दौरान जो है वो लड़कों में और लड़कियों में शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन आते हैं। ठीक है, यह है किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुस्राव क्या है? वर्णन करना है। तो ऋतुस्राव किसे कहते हैं? ये जब अंडाणु का निषेचन नहीं होता। ठीक है, तो अंडाणु किसमें बनता है? मादा में। मादा में होता है अंडाशय, अंडाशय में क्या बनते हैं? अंडाणु। तो जब अंडाणु में का निषेचन नहीं होगा, निषेचन किसे कहते हैं? हम पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं कि जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तब उसको क्या कहते हैं? निषेचन। ठीक है, तो जब शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिलेगा यानी कि निषेचन नहीं होगा, तब क्या होगा? ये जो अंडाणु है और गर्भाशय का जो मोटा स्तर है, यानी गर्भाशय जो है हर महीने अपने आप को तैयार करता है किसके लिए? निषेचन के लिए। परंतु जब निषेचन नहीं होता तो फिर और गर्भाशय का जो आंतरिक स्तर है वो प्लस अंडाणु दोनों टूटकर रक्त के साथ मिलकर के शरीर से बाहर निकलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ऋतुस्राव कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग की जो टाइम पीरियड तो कितना? 28 से 30 दिन में एक बार होता है, यानी कि हर महीने मान सकते हैं आप इसको। और जब ये ऋतुस्राव स्टार्ट होता है तब उसको क्या बोलते हैं? रजोदर्शन। और जब ये समाप्त होता है कितने साल की उम्र में? महिलाओं में 45 से 50 साल की उम्र में समाप्त होता है, तब इसको क्या बोलते हैं? रजो निवृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। तो सूची बनाने का मतलब है आप पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस प्रकार से कि भाई लंबाई में वृद्धि होती है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सबकी लंबाई में वृद्धि होती है, शरीर की लंबाई बढ़ती है ना। दूसरी बात, चौड़ाई में वृद्धि होती है। लड़कों का तो ऊपरी हिस्सा चौड़ा होता है, यानी कि कंधे वगैरह, छाती वगैरह चौड़ी होती है, और महिलाओं में जो है कमर का निचला हिस्सा चौड़ा हो जाता है। तो ये तो परिवर्तन हो गया इसमें। नेक्स्ट है शारीरिक आकृति में, तो इसमें चौड़ा हो जाएगा, है ना। इसके अलावा जो है जो पुरुष होते हैं उनमें जो नसें होती है, मांसपेशियाँ होती है, उभरी हुई दिखाई देती है, जबकि महिलाओं में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। स्वर यंत्र की बात करें अपन तो पुरुषों का जो आवाज़ है वो थोड़ी मोटी और भारी हो जाती है और महिलाओं की जो आवाज़ है वो कैसी हो जाती है? पतली हो जाती है। इसके अलावा स्वेद एवं तेल ग्रंथियों में वृद्धि होती है। इसके कारण से जो है चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उनके चेहरे पर कील, मुहासे, फुंसियाँ, है ना, ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये कुछ परिवर्तन होते हैं। इसके अलावा भी कुछ आप अपने मन से लिख सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं कि भाई पुरुषों और महिलाओं दोनों में मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है। ठीक है, शारीरिक परिवर्तन आते हैं विभिन्न प्रकार के, है ना, चेहरे पर बाल वगैरह आना, दाढ़ी मूंछ का आना। तो ये कुछ वो सारे परिवर्तन हैं जो महिलाओं में पुरुषों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अपने अपने हिसाब से अलग अलग परिवर्तन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, तो ये सारणी है, इस सारणी में इस प्रकार तो ग्रंथियों का नाम दिया हुआ है सारी, और इधर लिखा हुआ है इनसे निकलने वाले हार्मोन। ठीक है, तो पहली ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि से निकलता वृद्धि हार्मोन कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। ये किसके लिए जिम्मेदार होती है? व्यक्ति की लंबाई बढ़ाने में जिम्मेदार होती है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? गले में। कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन। एड्रिनल ग्रंथि, इससे निकलता है एड्रीनलिन हार्मोन। ठीक है, आपातकाल के समय निकलता है, जब व्यक्ति के संकट में होता है, घबरा जाता है, तब निकलता है। फिलहाल आपको केवल याद रखना है कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। अग्न्याशय ग्रंथि से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। इसकी जब कमी शरीर में कमी हो जाती है तब व्यक्ति को शुगर हो जाती है। ठीक है, वृषण, वृषण किसमें होता है? पहले बात तो नर में, यानी कि पुरुष में, और इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन। और अंडाशय किसमें होता है? मादा में, इससे कौन सा निकलता है? एस्ट्रोजन। तो आपको केवल याद रखना है कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग हार्मोन किसे कहते हैं? पहले बात तो नर में वृषण द्वारा एवं मादा में अंडाशय द्वारा जो हार्मोन निकलते हैं उनको बोलते हैं लिंग हार्मोन। ठीक है, और आपको पता ही है वृषण में कौन सा निकलता है? टेस्टोस्टेरोन, और मादा में कौन सा निकलता है? एस्ट्रोजन, जिसकी अभी हम बात कर चुके हैं। और इन्हें नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह नर और मादा लिंग में भिन्न भिन्न होते हैं, दोनों में अलग अलग होते हैं। नर लिंग हार्मोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। अब देखो ये कहाँ से निकलता है, तो हमने पहले डिस्कस किया। पहला पॉइंट है, यह वृषण द्वारा स्रावित होता है, यानी कि वृषण से निकलता है, और इससे क्या होता है? लड़के के चेहरे के बालों में वृद्धि होती है, यानी कि चेहरे पर दाढ़ी मूंछ वगैरह आना, इसके लिए जिम्मेदार है ये। शुक्राणु उत्पन्न करने की क्षमता भी उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट है मादा लिंग हार्मोन कौन सा? एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन कहाँ से निकलता है? पहले बात तो अंडाशय द्वारा निकलता है, और दूसरी बात क्या काम करता है? मादा में गुण, जनन लक्षणों जैसे स्तनों की वृद्धि आदि को नियंत्रित करता है। तो आप ये नहीं लिखें तो बोले क्या लिख सकते हैं आप कि मादा जनन हार्मोन जो है वो मादा से संबंधित लक्षणों को नियंत्रित करता है, और नर में भी क्या लिख सकते हैं? नर से संबंधित लक्षणों को नियंत्रित करता है। यह गर्भधारण में सहायता करेगा, कौन सा? एस्ट्रोजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिप्पणी करनी है। एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल किसे कहते हैं? यौनारंभ में लड़कों के स्वर यंत्र के बढ़ जाने से जो अंग गले में सुस्पष्ट उभरा हुआ नजर आता है, तो जो हमारा कंठ होता है ना, ये थोड़ा बड़ा हो जाता है और लड़कों में जो है स्पष्ट बाहर दिखता है, तो इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण। तो लिंग निर्धारण को हम समझेंगे ऐसे कि हम कहेंगे कि मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी। उसमें से 22 जोड़ी जो होते हैं वो तो अलिंग गुणसूत्र होते हैं, जिनका लिंग से कोई लेना देना नहीं है। परंतु एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है, अर्थात 2 गुणसूत्र, वो होते हैं लिंग गुणसूत्र। ठीक है। जो नर में क्या होते हैं? एक्स और वाई होते हैं, जबकि मादा में क्या होते हैं? वो एक्स एक्स होते हैं। ठीक है। तो ये एक्स वाई हमने अलग अलग लिख लिए, एक्स इधर लिख लिया, वाई इधर लिख लिया, इस प्रकार से ये एक्स और एक्स लिख लिया। अब हम इनको मिलाएंगे। ठीक है। तो जब पुरुष का एक्स जो है वो मादा के एक्स से मिलेगा तो एक्स एक्स बनेगा। जब पुरुष का एक्स मादा के एक्स से मिलेगा तो भी क्या बनेगा? एक्स एक्स। जब पुरुष का वाई गुणसूत्र मादा के एक्स से मिलेगा तो क्या बनेगा? एक्स वाई। और जब पुरुष का वाई गुणसूत्र का संयोग मादा के एक्स गुणसूत्र से होगा तो भी क्या बनेगा? एक्स वाई। अर्थात दो हमारे पास में बन रहे हैं एक्स वाई और 2 हमारे पास में बन रहे हैं एक्स एक्स। जब एक्स एक्स बनेगा इसका मतलब ये किसका जन्म हो रहा है? मादा का, यानी कि पुत्री लड़की पैदा हो रही है। और जब एक्स वाई बन रहा है इसका मतलब ये क्या पैदा हो रहा है? लड़का पैदा हो रहा है। तो हम कहेंगे कि जब इस प्रकार से कि पुरुष का एक्स गुणसूत्र मादा के एक्स से मिलेगा तब लड़की का जन्म होगा, और जब पुरुष का वाई गुणसूत्र मादा के एक्स गुणसूत्र से मिलेगा तब लड़के का जन्म होगा। ठीक है। इस प्रकार से 50-50% संभावनाएं दोनों की होती है, लड़का और लड़की। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि लड़का होने के लिए कौन जिम्मेदार है? पुरुष ही जिम्मेदार है, क्योंकि लड़का होने के लिए जो गुणसूत्र चाहिए वो कौन सा चाहिए? वाई। और वाई किसके पास होता है? नर के पास में। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप लिखेंगे बना करके, डायग्राम बना करके, निश्चित रूप से आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।